Hello students. So today we are going to start some of the very vital concept of the mechanical engineering. Means we are going to reveal some of the untold concept of the mechanical engineering. ऐसा नहीं है कि ये कंसेप्ट आप जानते नहीं हैं या इसके पहले आपने कभी सुना नहीं है, लेकिन इस वे में आपको जानना चाहिए। ये आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं ये मेरे को नहीं पता, ठीक है क्या? तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी दिक्कत के और बिना कोई समय गवाए हुए। आपके सामने में हम पहला कंसेप्ट जो डिस्कस करने जा रहे हैं कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द सॉलिड्स। अगर आपके एग्जाम में ये सवाल आता है कि जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ सॉलिड इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, और आंसर इज नॉट ए इजी वन। अगर आप इंक्रीज बोलते हो तो भी आप गलत हो, अगर आप डिक्रीज बोलते हो तो भी आप गलत हो, अगर आप बोथ बोलते हो तो देखते हैं आप सही हैं या गलत हैं। तो चलिए, अगर मैं बात करता हूं सॉलिड्स के बारे में, के बारे में, तो क्या आपको पता है जब हमारे दिमाग में पहली बार सॉलिड्स जैसे शब्द आते हैं तो हम क्या सोचते हैं? सॉलिड्स इज ऑफ टू टाइप्स। सॉलिड को दो तरीके से हम लोगों ने क्लासिफाई किया हुआ है, और जो पहला टाइप्स है उसको हम लोग बोलते हैं नॉन मेटालिक सॉलिड्स। क्या बोलते हैं? नॉन मेटालिक सॉलिड्स। और जो दूसरा सॉलिड्स है हमारे पास उसको हम लोग बोलते हैं मेटालिक सॉलिड्स। अब ये दोनों सॉलिड्स जो मैंने आपके सामने में बनाए हैं, इसके पहले कि हम इसके बारे में ज्यादा डिटेल चर्चा करें, पर हमें जानना है थर्मल कंडक्टिविटी, जिसको आप किससे डिनोट करते हो? के से। अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं तो आपको पता होगा थर्मल कंडक्टिविटी को के से डिनोट किया जाता है। थर्मल कंडक्टिविटी क्या होता है, क्या नहीं होता है, उन सब चीजों के बारे में हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो आपको पता होगा। मेरा सवाल है कि जो थर्मल कंडक्टिविटी किसी भी सॉलिड्स में होते हैं वो किन दो कारणों से होते हैं? तो द मेन एट्रीब्यूट टू प्रोड्यूसिंग द थर्मल कंडक्टिविटी इन ए सॉलिड बॉडी इज ड्यू टू द टू रीजन, एंड दैट टू रीजन इज नंबर वन ड्यू टू द लैटिस वाइब्रेशन, दैट इज Kl, एंड ड्यू टू द फ्री इलेक्ट्रॉन। मतलब कि यहाँ पे जो आपके पास थर्मल कंडक्टिविटी जनरेट होने वाली है सॉलिड्स में, ये होने वाली है लैटिस वाइब्रेशन के कारण जनरेट होने वाली है। और ये जो आपके पास है Ke, इसको हमने बोला है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण जनरेट होने वाली है। अब एक्सपेरिमेंटल डाटा से ये प्रूव किया गया है कि किसी भी सॉलिड्स में जो थर्मल कंडक्टिविटी का मेन कॉज होता है ना, वो होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स। मतलब कि अगर 100% किसी भी बॉडी में अगर आप टोटल के की बात करोगे, अगर आप टोटल के ऑफ सॉलिड्स की बात करोगे, तो जो लैटिस वाइब्रेशन के कारण जो थर्मल कंडक्टिविटी होती है वो ओनली 20 to 30%। Lattice vibration is responsible for producing the thermal conductivity inside the solid body. But ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स वाला जो आपके पास है कंपोनेंट, ये ना 70 to 80% आपके पास क्या करता है? ये आपके पास थर्मल कंडक्टिविटी को बढ़ाने या घटाने में मदद आपके पास करने वाला है। अब सिंपल सी बात मेरे सामने ये है कि मैं एक बात जानना चाहता हूं कि अगर यही दो कारण है थर्मल कंडक्टिविटी सॉलिड्स में, अगर थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ सॉलिड्स इन्हीं दो कारणों से होते हैं, तो सबसे पहले हम डिस्कस करने में इंटरेस्टेड है कि नॉन मेटालिक सॉलिड्स में थर्मल कंडक्टिविटी कैसे होगा, मतलब इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा जब मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा। देखिए, जब आप टेम्परेचर बढ़ाने की बात करते हैं तो दैट इज द डिफरेंट एस्पेक्ट, बट आपको मैं बताना चाहता हूं कि जनरली अगर आप सॉलिड्स के बारे में बात करते हो ना, तो सॉलिड्स में जो आपके पास नॉन मेटल्स होते हैं, जो सॉलिड्स में आपके पास नॉन मेटल्स होते हैं ना, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। मींस देयर इज नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन नॉन मेटल्स, मतलब कि इसमें कोई भी आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। अच्छा, सोच के बताइए कि अगर नॉन मेटल्स में या नॉन मेटालिक सॉलिड्स में कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो क्या थर्मल कंडक्टिविटी फ्री इलेक्ट्रॉन वाला कंपोनेंट इसमें आएगा क्या? बिल्कुल नहीं आएगा। इसका मतलब है कि जो थर्मल कंडक्टिविटी ड्यू टू लैटिस वाइब्रेशन होगा, यस, थर्मल कंडक्टिविटी ड्यू टू लैटिस वाइब्रेशन एग्जिस्ट, लेकिन थर्मल कंडक्टिविटी ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स नॉट एग्जिस्ट। क्यों? क्योंकि जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है तो फिर थर्मल कंडक्टिविटी फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण कैसे हो सकता है? मतलब कि नॉन मेटल्स में कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है, इसलिए नॉन मेटालिक सॉलिड्स में जो आपके पास थर्मल कंडक्टिविटी का मेन कॉज है दैट इज ओनली द लैटिस वाइब्रेशन। और आपको पता है जो आपके पास मेटालिक सॉलिड्स होते हैं, ना, उसमें आपके पास क्या होते हैं? यस, इसमें आपके पास लैटिस वाइब्रेशन के कारण भी होगा और मेटालिक सॉलिड्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी आपके पास होने वाला है। और ये जान के आपको खुशी होगी कि लैटिस वाइब्रेशन तो होता ही होता है मेटालिक सॉलिड्स में, लेकिन जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है वो एम्पल अमाउंट में होता है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होता है आपके पास वो एम्पल अमाउंट में होता है, मींस देयर आर ए लॉट नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स
present in the metallic solid, ample amount of the free electrons. अब आप बोलोगे इन सब बातों का हमारा कंडक्टिविटी से क्या लेना देना है? बिल्कुल लेना देना है, और बहुत ध्यान से समझिएगा। अगर हम नॉन मेटालिक सॉलिड्स के बारे में बात करते हैं, तो लेट अस सपोज कि हमारे पास नॉन मेटालिक सॉलिड्स है, ये हमारे पास नॉन मेटालिक सॉलिड्स है, और ये नॉन मेटालिक सॉलिड्स के हमने डिफरेंट लेयर्स आपके सामने में बनाने की कोशिश की है, लेयर बाय लेयर। अब मेरे को एक बात बताइए कि ये लैटिस वाइब्रेशन का एग्जैक्ट फील क्या है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द लैटिस वाइब्रेशन? जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लीजिए कि आपके पास साइकिल स्टैंड है और देयर आर नंबर ऑफ साइकिल, नंबर ऑफ साइकिल, और अगर आपने मान लीजिए कि एक साइकिल को भी डिस्टर्ब कर दिया तो आपको नहीं लगता कि सारे के सारे साइकिल्स आपके पास गिर जाते हैं? सारे के सारे साइकिल्स गिर जाते हैं। आप दूसरा एग्जांपल देखिए कि अगर आपके पास एक रस्सी है और आपने रस्सी को जोर से झटका दे दिया, तो आपने रस्सी को झटका दिया है बिल्कुल जहां से आपने उसको होल्ड किया है, बट आपको नहीं लगता कि द वेव क्रिएटेड बाय द प्रेशर is simply transmitted throughout the rope, These two examples, cycle वाले examples and the रस्सी वाले examples are the classic example of the lattice vibration. मतलब कि जब आप lattice vibration की बात करते हो ना, तो आपको ऐसा फील आना चाहिए कि कोई एक एनर्जी है जिसको कितनी आसानी से आप दूसरे जगह पे पहुंचा सकते हो, और जितना ज्यादा ऑर्डर्ड वे में आपके पास वाइब्रेशन होगा ना, जितना ज्यादा लैटिस वाइब्रेशन होगा, उतनी आसानी से क्या कर सकते हो आप? एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसपोर्ट कर सकते हो। साइकिल के एक ही पार्ट को आपने धक्का दिया है, बट लास्ट तक जो साइकिल आपके पास है, अगर वो ऑर्डर्ड वे में रखा हुआ है ना, तो बिल्कुल आपके पास लास्ट तक के साइकिल को क्या कर देगा? वो गिरा के रख देगा। दिस इज द रियल फीलिंग ऑफ द लैटिस वाइब्रेशन। अब सवाल हमारे पास आता है कि नॉन मेटालिक सॉलिड्स में अगर आपने बोला है कि सर जी हमारे पास तो सिर्फ एक ही चीज है, नॉन मेटालिक सॉलिड्स में हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो अगर आपके पास यहाँ पे लैटिस वाइब्रेशन होगा, मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे कोई फ्लेम जला दिया है। क्या जला दिया है? हमने यहाँ पे कोई फ्लेम प्रोड्यूस कर दिया है, तो यहाँ पे जो आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो है नहीं, पर जो भी मॉलिक्यूल्स होने वाले हैं नॉन मेटालिक सॉलिड्स के, वो पता है क्या करेंगे? वो वाइब्रेट करना चालू कर देंगे, और ये वाइब्रेशन क्या करेंगे? ट्रांसमिट कर रहे हैं, एक जगह से दूसरे जगह तक अपने वाइब्रेशन को ट्रांसमिट कर रहे हैं। लेकिन आपको ये जान के खुशी होगी कि व्हेनेवर यू विल इंक्रीज द टेम्परेचर, तो आप मुझे खुद ही सोच के बताइए ना कि जो लैटिस का वाइब्रेशन है वो ज्यादा उछलने लगेगा कि कम उछलने लगेगा? ये कुछ वैसी ही बातें हैं कि अगर आपके सामने में किसी ने छोटी सी मोमबत्ती जलाई तो आप ऐसे उछलोगे, लेकिन अगर किसी ने पूरा पूरा आग ही लगा दिया, बहुत ही बड़े वाली फायर लगा दी, तो क्या बहुत ही बड़ा जंप मारोगे? इट मींस कि व्हेनेवर यू विल इंक्रीज द टेम्परेचर, देन द लैटिस वाइब्रेशन इनसाइड द नॉन मेटालिक सॉलिड इज गोइंग टू बी इंक्रीज ड्रास्टिकली, और थोड़ी देर के बाद ना इसका वाइब्रेशन पता है इतना बड़ा वाइब्रेशन हो जाएगा। मींस द लैटिस वाइब्रेशन इज ड्रास्टिकली इंक्रीजेज, बहुत ही तेजी से आपके पास लैटिस वाइब्रेशन इंक्रीज कर जाएगा। और यहाँ पे भी बात करेंगे तो आपका लैटिस वाइब्रेशन बहुत ही तेजी से इंक्रीज करने लगेगा। और आप खुद ही सोच के बताइए कि इतना ज्यादा अगर आपके पास वाइब्रेशन है, तो आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो वाइब्रेशन इंक्रीज हुआ, टेम्परेचर इंक्रीजेज, लैटिस वाइब्रेशन इंक्रीजेज, टेम्परेचर इंक्रीजेज, लैटिस वाइब्रेशन इंक्रीजेज। और जब लैटिस वाइब्रेशन इंक्रीज करता है तो आपके पास बड़े सारे वाइब्रेशन है, मतलब कि एक आपके पास यहाँ पे एनर्जी है और इसको हमको यहाँ तक पहुंचाना है, तो वाइब्रेशन बोलता है अरे मैं तो बहुत ही ज्यादा वाइब्रेट कर रहा हूं, तुम मुझे एनर्जी दे दो, मैं उसको ले जाके वहां तक पहुंचा दूंगा। और ड्यू टू द हेवी अमाउंट ऑफ द लैटिस वाइब्रेशन, दीज एनर्जी विल बी इजीली ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, और ये एनर्जी यहाँ से सीधे कहां चली जाती है? यहाँ पे आराम से ट्रांसपोर्ट हो जाती है ड्यू टू लैटिस वाइब्रेशन। इसलिए जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो लैटिस वाइब्रेशन इंक्रीज होता है, और जब आप लैटिस वाइब्रेशन इंक्रीज कर दोगे तो आपके पास एक मटेरियल का हीट या एक मटेरियल की एनर्जी दूसरे जगह पर आसानी से ट्रांसपोर्ट हो जाएगी ड्यू टू दिस लैटिस वाइब्रेशन। मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? के इंक्रीज कर जाएगा। इसका मतलब है माय फ्रेंड, आपको ये जान के खुशी होगी कि जब कभी भी आपके पास टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो नॉन मेटालिक सॉलिड्स जो होते हैं ना, उनकी थर्मल कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। किसी ने बोला व्हाई? बिकॉज ऑफ द मोर अमाउंट ऑफ द लैटिस वाइब्रेशन इंक्रीजेज ड्यू टू इंक्रीज इन द टेम्परेचर। तो आज के बाद कभी आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि कैसे, मैंने आपको फील के साथ बताने की कोशिश की है। ऐसा नहीं कि आपको पता नहीं है, पर इस तरीके से आपको फील हुआ होगा कि आपको लगा यस अब मुझे लग रहा है कि नॉन मेटालिक सॉलिड्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, सिर्फ और सिर्फ लैटिस वाइब्रेशन होंगे, तो आसानी से एनर्जी को क्या कर सकते हैं? एक जगह से दूसरे जगह तक हम पहुंचा सकते हैं। होप दिस कंसेप्ट इज सिंपली अंडरस्टूड बाय यू।